Okay, good evening all of you. Good evening. Good evening Rutika. Good evening Nikita. Good evening Aniket. Good evening Sonali. Good evening Nitisha, सेजल, प्रगति. Good evening all. चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन. फर्स्टली रिस्पॉन्स करेंगे. ऑडियो क्लियर है प्रॉपरली? कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडियो को लेकर? वेरी गुड. चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. और आज के सेशन में हम लोग जो है फर्स्टली लास्ट टाइम हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन इज ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग देखे थे, ओके, तो उसमें हम लोगों को बेटा एक टेबल दिया है. कौन सा? क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, जनरली डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर्स को लेकर के. ठीक है, गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो स्टडी नहीं किए. तो आज के सेशन में बेटा क्रोमोसोम नंबर जो है हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले बेटा रिस्पॉन्स करेंगे. मैं प्रॉपर्ली विजिबल हूँ आप लोगों के साथ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो और वीडियो, बोर्ड, ब्राइटनेस, हर चीज ओके है? एवरीथिंग इज ओके? वेरी गुड. गुड बेटा. कस्तूरी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है आज मुझे. आप कैसे हो बेटा? कैसे चल रहा है स्टडी आपका कस्तूरी? आज यार स्ट्रेंथ कम दिख रही है मुझे. कहाँ है बाकी लोग? अच्छा चल रहा है. चलो बहुत बढ़िया बेटा. चलो तो आज हम लोग यहाँ पे आज का जो सेशन है इसमें सबसे पहले जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हम लोग याद करेंगे. एक ट्रिक की हेल्प से आज हम लोग याद करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं उसका डिप्लॉयड सेट हमने याद कर लिए तो हैप्लॉयड हमें ऐसे ही याद हो जाएगा. जैसे ह्यूमंस का तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं. ओके, लेकिन यही चीज यदि हम देखें तो ये कैसा हो गया बेटा? एक मियोसाइट सेल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि कहाँ गया हमारा स्लाइड, ये है. तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है, ठीक है, यदि डिप्लॉइड देखे तो कितना बेटा? 2n. और हैप्लॉइड मींस उसके गैमेट्स में क्या होते हैं? हाफ क्रोमोसोम्स रहते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स में क्या होगा बेटा? 46 क्रोमोसोम जो कि उसके डिप्लॉइड फॉर्म में रहेंगे. और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है मींस कितना हो जाएगा? 23. तो इसी तरह से यहाँ पे आज के सेशन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमको क्रोमोसोम के नंबर याद करना है. ओके, तो अब देखिए क्या होता है, जनरली इस पे क्वेश्चंस आते हैं. और ये जो डिजिट है न्यूमेरिकल डिजिट, जैसे कि हमारा बायोलॉजी है और बायोलॉजी होने की वजह से न्यूमेरिकल डिजिट हम याद कर लेते हैं बट बार बार हम भूल जाते हैं. तो ये सारी चीजें भूले नहीं, उसके लिए क्या करना है हमें? तो उसके लिए बेटा हम एक ट्रिक की हेल्प से ये सारी चीजों को समझेंगे. ठीक है, तो इसमें देखिए एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से आप विद इन अ फ्यू मिनट्स मीन्स 2 to 3 मिनट्स में आप लोग कंप्लीट वो जो टेबल आपको जो दिया है वो याद हो जाएगा. कंप्लीट टेबल मीन्स देखिए यहाँ पे स्लाइड में ही मैं आपसे शेयर करता हूँ पहले कि ये जो टेबल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, तो इस टेबल में देखो ह्यूमन बीइंग्स, हाउस फ्लाई, रेट, डॉग, कैट, फ्रूट फ्लाई, इनके आपको क्रोमोसोम नंबर दिखाई दे रहे हैं. साथ ही साथ ऑफ्यूग्लोसम का दिख रहा है, एप्पल, राइस, मैज, पोटैटो, बटरफ्लाई, ये सारे. तो अब हम लोगों को ये सारे के सारे जो याद करना है, ठीक है. तो अब यदि हम याद करने बैठे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा कम से कम 5 to 7 मिनट्स या 8 मिनट्स जो है वो वेस्ट हो सकता है. हो सकता है उससे ज्यादा भी टाइम लगे. उसके बाद याद होने के बाद इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो चीज हमें याद रहे. समझे? तो इसे हम एक ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे. अभी के अभी 2 से 3 मिनट में आपको याद हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं. ठीक है, क्योंकि ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता. पहले बताया हूं मैंने, कोई भी चीज एक बार यदि हमें याद हो गई तो हम उसे कभी नहीं भूलते. तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग एक स्टोरी की हेल्प से कंसेप्ट को समझेंगे. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग हनुमान का. ठीक है,
एग्जाम्पल लेंगे हम किसका, हनुमान का एग्जाम्पल लेंगे, और हनुमान के साथ ही साथ राम जो है, और इसमें जो है रावण की जो लंका है, ठीक है, आप जानते ही हो। तो अब क्या हुआ, देखो एक टाइम पे जैसे कि फॉर एग्जांपल जब समुद्र लांग के हनुमान जी जब गए थे लंका में, तो आप जानते हो कि क्या हुआ था, राम ने, अब देखो यहाँ पे हनुमान जी जब वहां पे गए तो लंका को जला के वापस आए थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ट्रिक ऐसा बनता है कि राम ने हनुमान को ऑर्डर दिए, ठीक है, क्या चीज, कि जाओ फ्लाई करते हुए जाओ, क्योंकि समुद्र को पार करना है तो विदाउट फ्लाइंग जा ही नहीं सकते, और लंका में क्या है, उसे जला दो, ठीक। इतना ट्रिक समझ में आया। तो हनुमान ने, मतलब राम ने हनुमान को ऑर्डर दिया, और लंका में जब गए तो सारी चीज जब जला के आए, तो जब लंका जल रही थी तो टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत हाई हो गया। अब टेम्परेचर जब बहुत हाई हो गया तो उसकी वजह से वहां पे क्या हुआ बताओ, टेम्परेचर हाई हुआ तो वहां के जितने लोग थे रहने वाले उनको प्रॉब्लम हुई। तो थोड़ा सा उसको मॉडर्न जमाने से जोड़ते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ, अब टेम्परेचर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी लगाते हैं। तो वहां पे भी फिर जगह जगह घरों घर में क्या हुआ, एसी लगाया गया। अब एसी जैसे लगाए तो एसी लगाने के बाद क्या हुआ बेटा, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा वो, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो उसके बिल जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये कैसे बनता है, यहाँ पे ट्रिक ऐसे बनता है कि पहली चीज तो राम ने क्या किया बेटा, ऑर्डर दिया। तो राम ऑर्डर किससे दिया बेटा, हनुमान को। तो राम ऑर्डर हनुमान कैसे, तो टू फ्लाई एंड फायर, ठीक है। सिर्फ हम एक काम करते हैं, पहले इतने ट्रिक को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, राम ऑर्डर हनुमान टू फ्लाई एंड फायर, ठीक है, फायर हो भी किसको, लंका को। इतना याद रखो, ये एक स्टेटमेंट बन गया बेटा हमारा। अब इस एक स्टेटमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो स्टार्टिंग के जो कीवर्ड्स है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो कीवर्ड्स है ये लेंगे हम लोग, और इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो दिए हैं उनका हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। तो बेटा ये ट्रिक आपके लिए कब काम में आएंगी, जब वो आप सारा कुछ अच्छे से पढ़े होंगे तब, ठीक है। सिर्फ एक बार रीड करना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो अब हमें मालूम बेटा, राम का हम आर लेते हैं यदि, तो राम के आर से यहाँ पे जो बनेगा वो क्या आएगा बताओ, आर एक तो रेट होता है और दूसरा राइस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राइस लेंगे, क्या लेंगे बेटा हम, राइस। फिर एम से जो आएगा वो क्या आएगा, एम से आता है मेज, ओके, राइस और मेज हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, ओ से आता है ऑनियन। यदि आपने एक बार टेबल पढ़े हो तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएगी। ऑनियन के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, अब एच है, तो एच से एक तो आता है ह्यूमन, बट यहाँ पे हमें ह्यूमन नहीं लेना, हम सबसे पहले यहाँ पे हाउस फ्लाई लेंगे। तो एक फ्लाई ये हो जाएगा और दूसरा फ्लाई यहाँ पर है, तो हाउस फ्लाई का एच, हाउस फ्लाई, और दूसरा एक और फ्लाई होती है फ्रूट फ्लाई, एक आता है बटरफ्लाई। तो यहाँ पे हम एच ले रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाउस फ्लाई आ जाएंगी और दूसरी क्या आ जाएंगी, फ्रूट फ्लाई, ओके। ये दो फ्लाई याद रखो। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अब ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं और फायर से हम फ्रूट फ्लाई समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस के बाद देखो, सिर्फ और सिर्फ आप राइस का जो है वो याद रख लीजिए, वैसे तो इजी रहता है, सभी को याद रहता है, राइस याद रख लीजिए। यहाँ पे हम लोग जो है बेटा 4 का यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, +4 और -4 इस रीजन में जाएंगे, या तो आपको इधर जाना है या फिर इधर जाना है, कोई भी एक सीक्वेंस जो है वहां पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, समझ गए, क्लियर हुआ। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम राइस का एग्जांपल लेते हैं, तो राइस में 24, यदि इधर से चल रहे हैं तो हमको इस डायरेक्शन पे आना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन पे हम -4 हम याद रखेंगे। तो राइस में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 24 होते हैं। तो 24 के बाद मेज में कितने आएंगे, -4 करो, बताओ कितना आता है, रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी बेटा, -4, 20 डिप्लॉयड नंबर किस में हो जाएंगे, मेज में हो जाएंगे। फिर उसके बाद -4 करो, कितना हो जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, हाउस फ्लाई, कितना हो जाएगा बताओ, वेरी गुड बेटा, अनिकेत का बहुत फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ,
वेरी गुड 8। अब हम कंपेयर करते हैं जो हमने देखे, ये क्या हमारे स्लाइड में है। बेटा दिव्या आप गलत साइड मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, मेरा आउटपुट इधर है, इधर नहीं, आपका आउटपुट इधर आ रहा है, इधर आएगा तो मैं नहीं देख पाऊंगा चैट, इधर भेजो। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे, तो पहली चीज तो यहाँ पे मैंने जो बताया, ठीक है, फर्स्टली आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, राइस, राइस है क्या यहाँ पे 24, ओके, मेज 20, ऑनियन 16 है, ये भी बताया मैंने, समझ गए। डिप्लॉयड नंबर देख रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है, ज्यादा आ गया, उसके बाद वापस आते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हाउस फ्लाई 12 दिख रहा है, फ्रूट फ्लाई 8 दिख रहा है, समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा हमारा एक सीक्वेंस। इतना पार्ट क्लियर है बेटा, वीडियो ब्लर तो नहीं आ रहा है ना, सारी चीज ओके है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम जाएगा तो मुझे बताना है। एक्चुअली क्या है, लास्ट टाइम हुआ ऐसा था कि जो कनेक्शन है ना पोर्ट, अरे यार अभी भी आपको आवाज कम आ रही होंगी, अभी आवाज से आएगा। देखो एक्चुअली देखो माइक अभी भी मैंने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, अभी वॉइस ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो पोर्ट में ना माइक का कनेक्शन कनेक्ट नहीं हुआ था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी आप लोगों को, जो ऑडियो कम ज्यादा हो रहा था ना, वो प्रॉब्लम माइक के कनेक्शन की वजह से हुआ था। चलो गुड। आज मुझे कल्याणी और ईश्वरी नहीं दिखाई दे रहे बेटा, है कि उनका रिस्पांस नहीं मिला। ओके बेटा गुड रिद्धि, समझ में आ रहा सारा कुछ, ग्रेट। तो अब एक चीज तो हमको यहाँ पे समझ में आ गई बेटा, राइस, मेज, ओनियन, हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई 24 याद रखना बेटा, -4 के कंसेप्ट पे हमें चलना है। तो राम ने ऑर्डर किया बेटा हनुमान को कि क्या करना है, फ्लाई करना है, फायर करना है किससे, लंका को। तो इतना पार्ट तो अब हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब गर्मी हुई, गर्मी होने की वजह से क्या लगाना पड़ा बेटा, एसी लगाना पड़ा। और एसी जब लगाया तो एसी के जो रेट्स थे वो क्या थे बेटा, बहुत हाई थे, मतलब एसी के जो रेट्स है वो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा आए। अब एसी के जब रेट्स हाई आए मींस क्या होगा, यहाँ पे ए सी आर एच, यहाँ पे चार, यहाँ पे हम लोग क्या है, ये कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट माइक भी वॉइस ऑडिबल है, ठीक है बेटा, चलो गुड। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या कह सकते हैं हम लोग, ए से क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, उसके बाद सी से कैट, कैट के पास जो है यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या चीज बेटा, रेड भी पास में रहेगा, और लास्ट में आता है ह्यूमन, समझे। अब इसमें हम कैसे याद रखेंगे, तो हमको ह्यूमन का बहुत अच्छी तरह से याद है, तो ह्यूमन का अच्छी तरह से याद है मींस 46 क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड नंबर में ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इस डायरेक्शन पे अब हम -4 करेंगे, समझे, जिसको हम पहले ले रहे हैं उसके बाद हमें माइनस करना है। या फिर आप एप्पल का याद रख लो, बट ह्यूमन का हमें याद है ना, तो याद करना ना पड़े, डायरेक्टली याद हो जाए, ऐसा काम करो, ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे ह्यूमंस के जब 46 है तो रेड के कितना हो जाएगा 42, कैट में -4 करो, कितना हो जाएगा बेटा, हेलो 38, फिर -4 करो 34, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। 32 कैसे हो रहा है बेटा, कलर गड़बड़ हो गया क्या, हाँ समझ में आ गया। तो इस तरह से अब वापस स्लाइड पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं हमने जो देखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ह्यूमन बींग्स जो है रेड 42 है हमारा, ठीक है, उसी के साथ साथ कैट जो है वो 38 आ रहा है, ठीक, और इसी के साथ नेक्स्ट जो है एप्पल जो है वो 34 आ रहे हैं। इजी हो गया, इजीली बेटा याद कर लोगे। तो अभी देखो आप लोगों को यहाँ पे इतना जो समझ में आ गया, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पार्ट बचता है, कौन सा कलर लूं, ग्रीन कलर लेता। देखिए बिल बहुत ज्यादा आएंगे तो क्या बोलेंगे हम, उप्स बिल डेंजरस, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल जो है वो कैसे हो गए, डेंजरस हो गए। तो उप्स के लिए टर्म यूज होता है क्या चीज बेटा, ऑफियोग्लोसम, यार अच्छा ईश्वरी रीनेम नहीं होगा बेटा, नेक्स्ट टाइम से आप रीनेम क्लास को ज्वाइन करने के पहले ही करना है, ठीक है, मैंने सेटिंग चेंज कर दिया हूँ, और नेक्स्ट टाइम से आपको लॉगिन करके ही ज्वाइन करना है, ठीक है। बहुत सारे सेटिंग चेंज किया हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स कुछ जगह पे हो गया था, ठीक है, एनोटेटर का, स्क्रीन शेयर का, बहुत सारे इसमें। ग्रीन पेन से नहीं, दिख नहीं रहा कि ग्रीन पेन, ठीक है, ग्रीन प्रॉब्लम कर रहा है, अलग कर देते हैं, चलो हाँ। चलो तो यहाँ पे देखिए उप्स बिल आर डेंजरस, तो अब तो ये वाला आपको याद हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, नीड है क्या बेटा इसकी,
नहीं है, तो ये हम यहां से हटा देते हैं। अब बिल डेंजरस, तो उप्स में हम ओपियोग्लोसम, पहले तो यहाँ पे यदि हम समझ गए, तो ये हो गया ओपियोग्लोसम। ठीक है, अब ये थोड़ा सा याद रखना बेटा, इतना तो याद करा दिया तो बाकी तो आप याद रख सकते हो। ओपियोग्लोसम एक अकेला ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसमें 1260, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यदि हम देखें डिप्लॉइड में कितने होते हैं, 1260 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इस 60 में से 12 को माइनस कर देना, क्योंकि अब यहाँ पे हम उप्स, पी बचा, पी मतलब पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, बी मींस क्या आ जाएगा, बटरफ्लाई, क्या आ जाएगा, बटरफ्लाई, और डी से एक अकेला डॉग रहे, समझे। तो अब 12 में 60 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पोटैटो का कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, समझे। 48 के बाद फिर डॉग जो होता है 78 याद रख लो, और ये 380 याद रख लो। अब इनका भी कैलकुलेशन होता है, ठीक है, यदि आप कैलकुलेट करके भी काउंट करोगे तो भी आपका इतना वहां पे रिजल्ट आ जाता है, समझ गए। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, या चाहो तो कुछ ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो, तो मुझे भी शेयर करो, बाकी लोगों को भी शेयर करो। ओके बेटा, समझ गए, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी जो है हम नेक्स्ट पोर्शन जो है वो देखेंगे। तो ट्रिक याद रखना बेटा, राम ऑर्डर्ड हनुमान फ्लाई, क्या करना है, टू फ्लाई एंड फायर लंका। फिर एसी बिल आर हाई, ओप्स, क्या था फिर ओप्स के बाद, आर्यन बेटा आप गलत साइड मैसेज कर रहे हो, इधर मैसेज करो, ठीक है, क्या हो गया, बिल आर डेंजरस। तो इस तरह से हमारा जो है ये कंप्लीट टेबल जो है, ये जो मैंने ट्रिक जो शेयर किया हूं, ठीक है, एक बार आप लोगों को सारे प्रैक्टिस करना है, देखना कितना टाइम लगा, ठीक है, बहुत कम टाइम में आपका बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेटवर्क का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है, देखो बेटा रिस्पॉन्स करो, ऑडियो क्लियर है क्या मेरे साइड नेटवर्क का, एक मिनट, जस्ट वेट, में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। ठीक है, एक मिनट, ओके, आवाज आ रहा है ना बेटा मेरा, ऑडियो क्लियर है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आवाज आ रहा है, वीडियो दिख रहा है ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पोर्शन बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा जो प्लांट में जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसका मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये सब बेटा एग्जाम में भी टेस्ट में देने वाला हूं मैं। प्लांट लाइफ साइकिल का जनरल एक छोटा सा कंसेप्ट आप यहीं पे समझ लो, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब हम देख रहे हैं तो प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद में आपको साथ ही साथ बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो ऑफसेट, रनर, सकर, स्टोलन वाला जो दिए ना, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो भी आपको रिफर करना पड़ेगा, ठीक है। सकर, स्टोलन, ऑफसेट, इकोर्निया किस में आता है, पिस्टिया किस में आता है, मिंट जो किस में आता है, ठीक है। ये सारे आप लोग एग्जांपल्स और जो डेफिनेशन है वो क्या आती है, वो आप लोगों को एक बार रिफर करना पड़ेगा, वो टेस्ट में आने वाला है इस बार, ठीक है। इसी के साथ साथ डायग्राम अच्छी तरह से रिफर कर लो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ कुछ एडिशनल पार्ट जो भी रहेगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो भी समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो प्लांट में बेटा जो लाइफ साइकिल जो होती है, यदि हम देखें तो इसमें एक तो आता है बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कैसा होता है बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ प्लांट में जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है डिप्लॉन्टिक। अब कुछ लोगों का बेटा यहाँ पे प्लांट किंगडम हुआ है, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, ठीक है, जिस बैच में नहीं हुआ है वो लोग ध्यान देंगे। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, और इसके बाद एक आता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ओके। ये हो गई बेटा 3 टाइप के लाइफ साइकिल। तो इसमें देखिए प्लांट लाइफ साइकिल में पहली चीज तो एक तो 2 स्टेज होती है। अब 2 स्टेज की यदि हम बात करें तो एक गैमेटोफाइटिक फेज होता है, एक गैमेटोफाइट्स बनता है, और एक होता है स्पोरोफाइट, ओके। तो अब गैमेटोफाइट की यदि बात करें और स्पोरोफाइट की बात करें तो इसमें हमेशा आप लोग एक बात याद रखना
कि इसमें ज्यादातर जो गैमेटोफाइट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉइड होता है। समझ गए? गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। ठीक है, जिसका भी रिस्पॉन्स आ रहा है चैट में मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूँ, कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब गैमेटोफाइट स्टेज, यदि मैं इसको इस तरह से लाइफ साइकिल में मैं कन्वर्ट करूं, और जब हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होती है किस पर? डिप्लॉइड पे, तो यहां से ये इतना जो एरिया कवर कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? गैमेटोफाइट का। किसका आ गया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मींस एन। हैप्लॉइड फेज डिप्लॉइड पर मींस किस पे? स्पोरोफाइट पर डोमिनेंट है, तो इस फेज को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। क्या कहते हैं इसे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल यदि हम देखें इसमें, तो इसमें आता है वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स के साथ ही साथ इसमें स्पायरोगायरा आता है, एंड सम स्पीसीज जो है क्लेमाइडोमोनास की, ये भी आती है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक होमवर्क दिया था बेटा, कुछ स्पीसीज में जो गैमेट्स जनरली मोटाइल है तो किसमें नॉन मोटाइल होते हैं, और कुछ में जब नॉन मोटाइल है तो किसमें मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। और कारा में ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस क्या होता है ये आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछूंगा। अभी हम थोड़ा सा सेल साइकिल हमें स्टार्ट करना है। हाँ, रिद्धि का मैसेज है सेल साइकिल है या सेल? बेटा सेल साइकिल है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग सेल साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो टेस्ट है उसमें सेल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है, सेल साइकिल आने वाला है। ठीक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ उसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये हो गया बेटा एग्जांपल का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? रिस्पांस देंगे जल्दी से, ये समझा क्या? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैप्लॉन्टिक समझा? ओके, वेरी गुड, ग्रेट। रिपीट करना है दिव्या? ठीक है बेटा, रिपीट कर दे रहा हूँ। बेटा ये डिप्लॉन्टिक समझाऊंगा तो हैप्लॉन्टिक समझ जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बेटा? ये प्लांट लाइफ साइकिल है। प्लांट लाइफ साइकिल में इसको मैंने ऐसा बना दिया अभी, तो ये हैप्लॉइड फेज हो गया और ये डिप्लॉइड हो गया। तो डिप्लॉइड फेज देखो, इसमें ये इतना पार्ट जो ये हैप्लॉइड का है और इसमें इतना पार्ट हैप्लॉइड का है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हैप्लॉइड फेज ज्यादा दिख रही है, मतलब ये डोमिनेंट है किस पे? डिप्लॉइड पे। यहाँ पे बेटा वैष्णवी आप भी गलत साइड मैसेज कर रहे हो। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये हैप्लॉइड फेज है और ये डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड ये इस पर डोमिनेंट है, तो ये जो डोमिनेंट है डिप्लॉइड, इसलिए इसको क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? क्या कहलाएगा ये? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें देखिए जिम्नोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी इसी में आता है। किसमें इस टाइप का लाइफ साइकिल होता है? ठीक है, फ्यूकस एक एल्गी है, एंड सरगासम, सरगासम भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ही आता है। समझ में आ गया बेटा? हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पे हैप्लो डिप्लॉन्टिक या इसको डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा? दोनों भी फेज इक्वल होंगे इस तरह से, ये n है और ये 2n है, तो दोनों एक दूसरे को साथ साथ डोमिनेट कर रही है, या फिर दोनों भी किसी को डोमिनेट नहीं कर रही, इक्वल है। जब इक्वल रहेंगी तो वो कहलाती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ गए? इसमें सिंपल एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कैल्प की हम बात करें, ब्रायोफाइट्स की हम बात करें, लेमिनेरिया की यदि हम बात करें, तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है इसे रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या क्या आएंगे इसमें? एक तो आएगा टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट आता है इसमें, लेमिनेरिया इसमें आता है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया इसमें आता है। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखना है बेटा। एक सिंपल से एग्जांपल से सिंपल सा लॉजिक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस पार्ट में, बट अभी हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, तो प्लांट के एक लाइफ साइकिल वो भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में जो जो कनेक्शंस जहां जहां पर है वो भी पार्ट में आपका यहीं पे क्लियर करा दूंगा, ताकि जब आप वहां पे पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से वो समझे और क्लियर हो जाए। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ बेटा साइली, टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट मींस क्या होता है बेटा? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, प्लांट बॉडी के टाइप से स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अच्छे से समझ में आ गया ईश्वरी को? एग्जाम्पल फिर से बताऊं? कौन सा वाला एग्जाम्पल बेटा पूनम फिर से बताना है? पूछो।
स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ये आता है हैप्लॉन्टिक में। सर्गासम, फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आता है डिप्लॉन्टिक में। ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इधर साइड लिख दे रहा हूँ। क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे, ये एग्जांपल इधर बता रहा हूँ। एक तो टेरिडोफाइट्स, इसके पहले आता है ब्रायोफाइट्स, उसके बाद लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, सर्गासम। ठीक है, कुछ लोगों को नेम अभी न्यू लग सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा किसी को लेना है तो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर दिखाई दे रहा है आज, पिक्चर क्वालिटी ब्लर है क्या बेटा? ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। सर्गासम एल्गी है बेटा, कलस। सर्गासम भी इसमें आएगा, कौन सा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। यार एक मिनट, सर्गासम इसमें नहीं आएगा, गलत हो गया। सर्गासम तो इधर आएगा, यहां पर आएगा। सर्गासम नहीं आएगा, यहाँ पर एक्टोकार्पस आएगा। गलत हो गया, क्या चीज है? एक्टोकार्पस। ओके, ब्लर आपको लग रहा है नेटवर्क इशू हो सकता है। नहीं, मेरे पास भी बेटा मेरे आउटपुट में ब्लर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था ब्लर है क्या। ब्लर है ना? ओके, हाँ स्क्रीनशॉट लो। लो मैं पीछे हो गया। तो कार्पस। हाँ बेटा, वॉइस मैंने म्यूट किया था, अभी ओके है। देखो, रिस्पॉन्स करो, स्क्रीन प्रॉपरली दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोगों ने? परफेक्ट है स्क्रीन। चलो कंटिन्यू करें फिर आगे का पार्ट। ओके, वो बीच बीच में ब्लर हो रहा है ना, नेटवर्क का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे का पोर्शन देखेंगे अभी हम लोग। ओके ग्रेट। सर्गासम बेटा डिप्लॉन्टिक है। ओके, किसी का डाउट आया सर्गासम को लेके? ये डिप्लॉन्टिक है। ओके, फिर से ब्लर हुआ। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट देखें। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या चीज? प्लांट लाइफ साइकिल। अभी हम लोग यहाँ पे आज सेल साइकिल जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन देखेंगे। सेल डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और उन लोगों को ये सारा पार्ट जो है वो स्टडी करना था। ठीक है, सिद्धेश बेटा आज क्लास में नहीं है क्या? सिद्धेश का भी डाउट आया था, आज क्लास में नहीं दिख रहा है सिद्धेश। दुष्यंत भी बहुत दिनों से नहीं दिख रहा है। गौरव है क्या बेटा क्लास में आज? गौरव भी नहीं दिख रहा है, या फिर सभी लोग अलग अलग नेम से ज्वाइन किए आज? वैष्णवी नरद, हाँ बेटा आपको यहाँ पर आपको सेंड करना, अभी आपका चैट आया है। बेटा आप मेन जो है ना होस्ट करके होगा ना, मेरा नेम के आगे होस्ट और एक को होस्ट होगा, तो जहाँ पे होस्ट साइड है ना वहां पे आप लोग चैट करो तो आपके मैसेज मुझे मिलेंगे। अभी वैष्णवी आपका अब आया है। सिद्धेश, कलश, गौरव आज क्लास में नहीं है बेटा। चलो ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे आगे का जो पोर्शन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, मींस अभी यहाँ पे क्या चीज? सेल साइकिल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो सेल साइकिल की यदि हम बात करें तो एक यहाँ पे एक साइक्लिक इवेंट होता है। ठीक है, एक मिनट मुझे सेटअप करने दो पहले यहाँ पर आपके आउटपुट का।
हाँ, तो देखिए यहाँ पे सेल साइकिल का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक पर्सन की यदि हम बात करें, तो इसका जो बॉडी है वो किससे बना है? सेल से बना है, ठीक है। और सेल आपस में ज्वाइन होकर टिश्यू बनाता है और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब यहाँ पे सेल जो है, इससे टिश्यू का फॉर्मेशन क्या कैसे होगा? तो ऑब्वियसली जब एक पेरेंटल सेल जब डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा, तो एक पेरेंटल सेल जब 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है तो तब जाके वहां पे सेल्स जो है, ठीक है, मींस इस फिनोमिना को हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे एक साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेंगे सेल में, ठीक है। एक सीरीज ऑफ इवेंट जो है, सीरीज ऑफ इवेंट जो देखने को मिलेंगे, जिसमें एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। तो इस फिनोमिना को कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? इस फिनोमिना को कहते हैं सेल साइकिल। यार आज मेरा ब्लर क्यों हो रहा है? इतना आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स देखेंगे एक बार, जस्ट वेट। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे सेल साइकिल में जो आप लोगों को बता रहा हूं, तो देखिए सेल साइकिल में मतलब यहाँ पे जो टिश्यूज जो है, यदि हम टिश्यूज की बात करें तो देयर आर मतलब 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो हमें देखने को मिलेंगे। अब 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की बात करें तो इसमें एक टिश्यू जो आता है बेटा, जिसे कहते हैं लेबाइल टिश्यू, ठीक है। क्या होता है? एक आता है लेबाइल टिश्यू, एक होता है बेटा स्टेबल टिश्यू, और इसी के साथ साथ एक होता है बेटा परमानेंट टिश्यू। तो अब देखिए बेटा, इसमें एक टिश्यू ऐसा होता है जो कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन डिवाइड कर रहा है, मतलब जो सेल्स जो उसकी प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगी और न्यू सेल्स में कन्वर्ट होते रहेंगी। लेकिन एक टिश्यू ऐसा रहेगा जिसमें सेल्स जो है वो क्या होंगी? डिवाइड नहीं करेंगी, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं होंगी। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो परमानेंट टिश्यू मतलब ये फिक्स हो गया, इसमें सेल्स जो है अगेन एंड अगेन डिवाइड नहीं होंगी। समझ रहे हो? मींस इसमें एक बार सेल जब डिवाइड हो गई तो ये सेल अगेन डिवाइड नहीं होती। जैसे हार्ट की हम सेल्स कह सकते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स की हम बात कर सकते हैं, मसल्स की हम बात कर सकते हैं। तो इसमें सेल जो है अगेन एंड अगेन जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा लेबाइल टिश्यू जो है, जैसे हम स्किन की बात कर सकते हैं, ठीक है, तो स्किन का जो टिश्यू है, या फिर हम बोन मेरो की हम सेल्स देख सकते हैं। तो बोन मेरो जो है यहाँ पे सेल्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बेटा? डिवाइड होता है। बट स्टेबल टिश्यू एक ऐसा होता है जो हो तो गया स्टेबल, बट जरूरत पड़ने पे वो डिवाइड हो सकता है। जैसे हम लीवर की हम बात कर ले या हम किडनी की बात कर ले, किडनी में जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है? नेफ्रॉन डिवाइड होने लग जाता है। पेनक्रियाज की हम बात कर ले, पेनक्रियाज में भी जब ये डैमेज होता है तो इसकी सेल्स जो होती है वो क्या होती है? फिर अगेन फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ टिश्यूज है जो डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड होने के लिए एक साइक्लिक चेंजेस मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट वहां पे देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। इस फिनोमिना को कहते हैं सेल साइकिल। तो अब जो सेल साइकिल के जो इवेंट है, इसमें 2 मेन इवेंट देखने को मिलेंगे। तो 2 मेन इवेंट जो है ये कौन से होंगे? तो देखो बेटा यहाँ पे 2 मेन इवेंट, ये समझ में आ गया ना आपको? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? अब 2 मेन इवेंट जो है, इसमें एक जो फेज होता है, मतलब इसमें हम जो इवेंट मतलब जो फेजेस होती है, एक होती है बेटा प्रिपरेटरी फेज। क्या होती है? एक प्रिपरेटरी फेज होती है और एक डिवाइडिंग फेज होती है। सभी कुछ एनसीईआरटी ही है, ठीक है, मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ, बट एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो फेजेस हम जो देख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज जो प्रिपरेटरी फेज की यदि हम बात करें तो इसको सिंपल टर्म में इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंटरफेज या रेस्टिंग स्टेज होती है सेल की। सेल यहाँ पर डिवाइड नहीं होती। सेल डिवीजन के लिए जो नेसेसिटी है वो इस इंटरफेज में ही देखने को मिलेगा। और डिवाइडिंग फेज में आता है एम फेज। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे सेल एक्चुअली क्या होंगे? डिवाइड होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे 2 इवेंट्स जो है हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की ही बात कर लें, तो ह्यूमन में बेटा जो सेल साइकिल जो होती है ये टोटल 24 आवर्स की होती है। लेकिन क्या ये टोटल 24 आवर्स में सेल डिवाइड कर रही है क्या? नहीं बेटा।
सेल एक्चुअली जो डिवाइड होती है वो लास्ट के जो 1 आवर्स होते हैं उसमें ही सेल डिवाइड होती है, बट उसके पहले के 23 आवर्स जो होता है सेल डिवीजन के लिए क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप साल भर पढ़ते हो, लेकिन जो खेल करना हो लास्ट के 3 घंटे एग्जाम में ही करना है, ठीक है, तो वो 3 घंटे की सही तैयारी के लिए आपको कंप्लीट ईयर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एज इट इज सिमिलर यहाँ पे सेल डिवीजन में जो लास्ट का 1 आवर्स है उसमें जो डिवीजन होने वाला है, उस डिवीजन में क्या होगा, उस डिवीजन के लिए ही सेल को क्या करना पड़ेगा, आगे का जो पूरा टाइम जो है उसको अच्छी तरह से मजबूत करना पड़ेगा, तभी सेल सही तरह से क्या होंगे, डिवाइड हो पाएंगे। तो इस तरह से ये सेल डिवीजन जो है ये इवेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस इवेंट में इंटरफेज जो है ये क्या होता है ये समझेंगे। तो इंटरफेज जो है इसमें स्टेज आता है, एक G1 आता है, एस फेज आता है, G2 आता है और एम फेज आता है। एम फेज यही वाला है। तो इधर का ये जो पार्ट है मींस 95% पोर्शन जो हो गया वो इंटरफेस का है, और ये एम फेज ओनली कितना बेटा 5% जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एम फेज का हो गया, समझे। इस तरह से यहाँ पे टोटल ये जो इवेंट्स जो हो रहे हैं सेल साइकिल में, ठीक है, तो इस तरह से हमें दिख रहे हैं। समझ में आ गया बेटा। हाँ, नो प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, क्या चीज बोलना चाह रहे बेटा अनिकेत, नहीं समझा। समझ में आ गया बाकी लोगों को। अनिकेत बेटा कुछ डाउट है आपका, मैं नहीं समझ पाया क्या बोल रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर था, हाँ चलो ठीक है। तो आगे का पार्ट देखते हैं। प्रिपरेटरी फेज हमने देखे, इंटरफेज हमें समझ में आ गया, इसमें कितना ड्यूरेशन ले रहा है ये हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेल से जब 2 डॉटर सेल्स को यहाँ पे फॉर्म करना, कन्वर्ट करना है, तो इस पेरेंट सेल में बेटा यहाँ पे डीएनए होगा। इस डीएनए को सबसे पहले डुप्लीकेट करना पड़ेगा, मतलब जब इस सेल को 1 पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट करना है, तो इस चीज के लिए इनके लिए क्या नीड होगा बेटा, तो सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट में बेटा क्या चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगा। डीएनए को भी डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स है, तो ये क्रोमोजोम्स जो है उसको भी कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए, सबसे पहले ये वाला जो इंटरफेज है, जो नेसेसरी मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज जो होती है सेल की, वो इंटरफेज में ही होगा एम फेज के लिए। लेकिन इसमें भी देखो, जो क्रोमोजोम डुप्लीकेट होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, एस फेज में। ये मतलब डीएनए का रेप्लीकेशन जो होता है, ठीक है, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये हमारा नीट का क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज में होता है, बट डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जो मशीनरीज चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, उसका प्रिपरेशन G1 फेज में होगा। और एम फेज को जो सेल डिवाइड करना है, तो सेल डिवाइड करने के लिए जो चीज चाहिए वो कहां पर होगा, G2 फेज में होगा। चलो हम क्लियर करते हैं, और सारे पोर्शन को अगेन हम थोड़ा और भी सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे, ताकि सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम अपने स्लाइड पे आते हैं वंस अगेन, और स्लाइड के पोर्शन जो है पहले समझते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पार्ट स्टडी किए, ठीक है, सेल साइकिल हम देख रहे हैं। सेल साइकिल में क्या है बेटा, पहली चीज तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, जिसमें सेल क्या हो रही है बेटा, डुप्लीकेट हो रही है। अपना जीनोम जो है वो क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है। अब जीनोम डुप्लीकेट कर रहा है मींस यहाँ पे सिंथेसिस जो होगा, ठीक है, क्या चीज जो भी सेल के लिए नेसेसिटी है, जिससे 1 पेरेंटल सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसी के साथ साथ देखो बेटा, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इसमें पहली चीज तो बेटा जो फेजेस है सेल साइकिल का, सबसे पहले आता है इंटरफेज, जिसमें G1 फेज, एस फेज और G2 फेज आएगा। फिर आता है एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं। इसमें 2 इवेंट आता है, कैरियोकाइनेसिस आता है और एक साइटोकाइनेसिस आता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, सबसे पहले हम लोग इंटरफेज का स्टडी कर रहे हैं। तो इंटरफेज में आती है G1 फेज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा इंटरफेज में, G1 फेज। G1 फेज जो होता है, यहाँ पे क्या है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए बेटा जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। डीएनए तो रेप्लिकेट नहीं हो रहा, देखो, डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए,
ठीक है, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव कैसे होंगी? तो सेल सबसे पहले साइज में ग्रो कर रहा है। देखो अभी हम लोग यहाँ पे जीवन फेज पढ़ रहे हैं। जीवन फेज में मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो नेसेसरी प्रोटीन चाहिए उसका फॉर्मेशन होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम डीएनए समझते हैं बेटा, ये डीएनए है, ठीक है, क्योंकि डीएनए से क्रोमोसोम का सिंथेसिस कैसे होता है वो भी हम लोगों को देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी इसी फेज में होने वाला है, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो जीवन फेज में होगा। तो पहली चीज तो देखो बेटा, हम सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होता है वो हम समझेंगे, क्योंकि देखिए क्रोमोसोम और डीएनए को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सेल डिवीजन की कौन से फेज में डीएनए के नंबर डबल होते हैं बट क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। तो इंटरफेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे 2n से लेके 2n ही रहेगा एस फेज में, लेकिन क्रोमोसोम कंटेंट 2c से लेके 4c हो जाता है एस फेज में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम के नंबर जो है मतलब कंटेंट डबल हो रहा है, बट डीएनए जो है उल्टा बोल दिया सॉरी, डीएनए जो है उसका कंटेंट डबल हो रहा है बट क्रोमोसोम जितना था पहले उतना ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन बेटा एक एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। बट उसके लिए हमको क्रोमोसोम और डीएनए को समझना पड़ेगा। तो देखो बेटा ये डीएनए है, अब ये डीएनए आपस में आगे जब जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन होता है जो आपस में इस तरह से रैप होगा। रैप होने के बाद फिर इस तरह से क्या होता है बेटा, ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई देता है जो क्या कहलाता है, क्रोमेटिन। क्या कहलाएगा ये, क्रोमेटिन कहलाएगा, पढ़े हम लोगों ने। फिर इसके बाद जब ये यदि हमें क्रोमोसोम की बात करें इस तरह से, तो ये जो डीएनए है इस तरह से इस क्रोमोसोम पे इस तरह से रोटेट हो जाएगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे हमने पढ़े बेटा इसके पहले के लेक्चर्स में, ठीक है, हम लोग देखें। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्रोमोसोम हो गया। तो क्रोमोसोम कैसे बना, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से कंप्लीट एक डीएनए जो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा। तो क्रोमोसोम के नंबर तो उतने ही रहेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, जब हम एस फेज में जब जाएंगे तो एस फेज में जाने के बाद जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा बट क्रोमोसोम एज इट इज जैसा का वैसा ही रहेगा। तो कंटेंट ऑफ डीएनए जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, बट क्रोमोसोम के नंबर जो है वो सेम हो रहे हैं। इतना समझ में आया बेटा? किसी को कुछ पूछना है ये वाले पार्ट में, पूछो, यदि हाँ तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, फिर से लेना है, रिपीट करो। सिद्धेश आ गया, आप लेट ज्वाइन किए बेटा सिद्धेश, आप इसलिए नहीं समझाऊंगा। इसके पहले बहुत सारे कंसेप्ट बताया मैंने। ओके, डीएनए और क्रोमोसोम में क्या प्रॉब्लम है वो वैष्णवी को डाउट है। चलो ठीक है, रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, जस्ट वेट। डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी डबल होना चाहिए, बता रहा हूँ बेटा ईश्वरी, वो भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट। G1 फेज, G2 फेज जो है और S फेज तीनों भी समझ लो पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो सेल साइकिल पढ़ रहे हैं G1 S G2, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर होगा, डीएनए रेप्लिकेट एस फेज में हो रहा है। अब डीएनए रेप्लिकेट एस फेज में हो रहा है तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी नेसेसरी प्रोटीन चाहिए हमें, तो नेसेसरी प्रोटीन कहां पे बनेंगे, वो G1 में बनेंगे। तो अब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो पहले तो डीएनए एक्चुअली क्या है और क्रोमोसोम क्या है वो समझ लो। क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उसका जो कंटेंट होता है 2c से 4c हो जाएगा। बट जो क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के नंबर 2n से 2n ही रहेंगे। अब ये कैसे होता है ये समझ लो। तो पहली चीज तो बेटा ये डीएनए है। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप करता है तो इस तरह से क्रोमेटिन बनता है, याद है न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़े हम लोगों ने। फिर ये जब रैप होता है तो इस तरह से बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब यही सब आपस में इस तरह से जब रोटेट होते हैं और कंप्लीट एक स्ट्रक्चर तब फॉर्म होता है क्रोमोसोम, समझे। तो ये कंप्लीट बॉडी जो हो गई, क्या होगी, क्रोमोसोम। तो अब देखो यहाँ पे यदि हम देखें कि डीएनए कंटेंट जो 2c से 4c कैसे हो रहा है, तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से ये हो गया क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या चीज, डीएनए।
समझे? तो क्रोमोजोम डुप्लीकेट नहीं हो रहा बेटा, ये जो डीएनए है इधर साइड इस तरह से, ये डीएनए बेटा रेप्लिकेट हो रहा है। क्रोमोजोम के पास बेटा ये एक सेंटर रीजन होता है, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। दो क्रोमोजोम कब कहलाएंगे? जब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा और दो सेंट्रोमियर रहेगा तब हम उसे दो क्रोमोजोम कहेंगे। तो क्रोमोजोम जैसा का वैसा बेटा, इसी डीएनए से एक दूसरा पार्ट निकला, तो ये जो है बेटा ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रोमेटिड। ये वाला भी पार्ट अब इसके लिए क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। तो ये दोनों को मिला के फिर क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिर्फ डीएनए डबल हुआ है, तो डीएनए का जो कंटेंट है 2C से 4C हो गया, बट क्रोमोसोम एक्चुअली जितना होना चाहिए उतना ही है। समझे? क्लियर हुआ बेटा? हेलो, अभी बहुत से लोगों के डाउट आ रहे थे, अभी क्लियर हुआ क्या? ईश्वरी, रिद्धि, सिद्धेश, वैष्णवी, मृणाली, ओके, चलो वेरी गुड। तो सेंट्रोमियर क्या है ये समझ में आया आप लोगों को? डीएनए रेप्लिकेट करना है तो उसकी कॉपी करना है, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए जो कहां पे बन रहे हैं? G1 फेज में बन रहे हैं। ओके, चलो तो वेरी गुड। तो अब फाइनली देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है। तो G1 फेज के जो इवेंट है, हमारे एनसीईआरटी ने भी दिया है, G1 फेज के इवेंट क्या क्या है? एक तो बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, दूसरा सेल जो है ये इंक्रीज होगा किसमें? साइज में। ये दो तीन पॉइंट्स आप लोग याद रखना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कौन से इवेंट में क्या हो रहा है एक्चुअली, वो आपको याद रखना है। समझ गए? और यहां पे बेटा रेप्लिकेशन होता है कि इसका मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गन, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो है वो G1 फेज में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट G2 फेज में रेप्लिकेट होते हैं, डबल होते हैं। G1 में नहीं, G1 में कुछ प्रोटीन सेल साइज इंक्रीज हो रहा है और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स G1 में ही क्या होंगे? रेप्लिकेट होते। तो ये हो गया बेटा G1 फेज। इसके बाद G2 फेज की यदि हम बात करें तो G2 फेज में क्या क्या हो रहा है? तो G2 फेज भी याद होना चाहिए हमें। तो G2 फेज की बात करें तो उसके पहले आता है S फेज। तो S फेज में बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। इसके साथ ये वाला पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सिमिलर रहेंगे बट कंटेंट ऑफ डीएनए क्या होगा? डबल हो जाएगा। समझ गए? साथ ही साथ बेटा यहाँ पे सेंट्रोजोम्स जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेंट्रोजोम्स का भी रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रोजोम्स याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने सेल डिवीजन जब स्टडी किए थे तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखे थे, उसमें एक इस तरह का बॉडी देखे थे हमने, याद है? सेंट्रोजोम्स जिसमें दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों जब डबल होंगे तो दो सेंट्रोजोम्स रहेंगे जिसमें 4 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। कलर्स का हैंड रेज हो रहा है बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? पूछो, चैट में पूछो। वॉइस एक्सेस अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा मैं। हाँ बेटा, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए यूज होता है। तो सेंट्रोजोम्स का रेप्लिकेशन भी जो है वो कहां पर हो रहा है बेटा? एस फेज में हो रहा है। जो आगे चल के एम फेज और एना फेज में वो कहा होगा? ऐसा डब अपोजिट पोल पे मूव करते हो, हम पढ़ेंगे आगे चल के। इंटरफेज अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर डेवलप करते हैं। हिस्टोन कहां पे सिंथेसिस होगा? हिस्टोन बेटा हमारा G1 में सिंथेसिस होगा, क्योंकि तभी तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं, G2 में सिंथेसिस होगा बेटा। हिस्टोन G2 में बनता है। अभी यहाँ पे G1 में सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो एंजाइम चाहिए थे उसका यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया G2 में, थोड़ी देर पहले बताया, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया G2 में आएगा। सारे प्रोटीन G1 में नहीं बनेंगे। आपको एक काम करता हूं, फिर से स्लाइड शेयर करता हूं, कुछ और कंसेप्ट बताता हूं। देखिए बेटा G1 फेज जो है, क्या देखिए यहाँ पे हम लोगों ने G1 फेज में, तो G1 फेज जो है बेटा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है, मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। ठीक है? एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब क्या हो रहा है बेटा? डीएनए कंटेंट जो है इंक्रीज होगा, 2C से 4C हो जाएगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेंगे सेम रहेंगे, डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही रहेंगे। समझ में आ गया?
तो ये G1 और S फेज है। अब आती है बेटा इसके बाद G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होगा बताओ? तो G2 फेज की यदि हम बात करें तो G2 फेज में क्या कह सकते हैं? पहली चीज तो फर्स्टली जो प्रोटीन चाहिए हमें सेल को डिवाइड करने के लिए, तो सेल को डिवाइड करने के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए उसका सिंथेसिस और जो सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डुप्लीकेशन है वो भी G2 फेज में ये डुप्लीकेट होगा। ठीक है, अभी भी क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया बेटा। ठीक है, सेंट्रोजोम्स जो है देखने को मिलेगा, तो सेंट्रोजोम बेटा प्लांट में नहीं होता है और एनिमल में भी एडल्ट में देखने को मिलता है। 8 नंबर की स्लाइड देखना है, जस्ट वेट। ये लो बेटा, ये है, देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्या? पूछो। हिस्टोन बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कैसे करेगा? हिस्टोन तो क्रोमोसोम बना रहा है ना, हिस्टोन प्लस डीएनए जब आपस में ज्वाइन होता है तो क्रोमेटिड बनते, क्रोमेटिन बनते हैं। एक काम करो, मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ाया था और सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी जब पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बेटा, वहां पे जाओ एक बार और एक बार रिवाइज करो। छोटे छोटे कंसेप्ट जो है आप लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्लियर नहीं है, तो एक बार देखो उस वाले लेक्चर्स को। और तो भी नहीं समझ में आए तो आप लोग एक बार मुझसे पूछो, ठीक है? ओके, डेवलपमेंट हो रहा है, सारे एंजाइम्स जो चाहिए वो भी बन रहे हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे G1, S और G2 एक फेज आपने देखे होंगे, वो होती है बेटा G0। तो बेटा जिस सेल को डिवाइड नहीं होना है वो सेल कहां चली जाती है? G0 में चली जाती है। 2019 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बेटा, G0 फेज में सेल आने के बाद एग्जिट होती है या फिर सस्पेंड होती है? ठीक है, तो सेल एग्जिट कभी भी नहीं होती है बेटा, सेल सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग? तो देखो G1 फेज जब है तो सेल साइज में इंक्रीज कर रहा बेटा, जो नेसेसरी प्रोटीन चाहिए वो बनेगा, फिर एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होगा, G2 फेज, और यहाँ पे आने के बाद सेल क्या हो गया? डिवाइड हो गया। सेल डिवाइड होने के बाद जिस सेल को अगेन यदि डिवीजन नहीं करना तो वो कहाँ चला जाएगा? G0 फेज में। इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं बेटा, और इसी को क्वेश्चन स्टेज भी कहते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स हो गई, हार्ट सेल्स हो गई, तो ये डिवाइड नहीं होती ना अगेन, तो वो जो सेल वो कहाँ चली जाती है? G0 फेज में। तो उस सेल को, स्टेज को क्या कहते हैं? G0 फेज कहते हैं। ठीक है, यदि रेप्लिकेट नहीं करना है जिस भी सेल को तो वो कहाँ पहुंच गया है? G0 में। ओके, वॉइस नहीं आ रही है बेटा? वॉइस आ रहा है क्या बाकी लोगों को? हाँ, परमानेंट सेल कहते हैं उसे। सिद्धेश के साथ वॉइस का प्रॉब्लम, बाकी लोग वॉइस क्लियर है? ये वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं का यस है या क्लियर है? आ रहा है बेटा। सिद्धेश मेरे साइड से वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एक बार रिज्वाइन कर लो, थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम था। चलो अभी आ गया ना? G0 फेज समझ में आया आप लोगों को? G0 फेज क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से आ रहा है बेटा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, पहले का मैसेज था, ठीक। अभी देख बेटा, तो क्वोशेंट स्टेज जो होती है या फेज, इसे G0 फेज कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ओके? जिसमें सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड नहीं करेगी। चलो थोड़ा सा अगेन स्लाइड पे आते हैं और स्लाइड का पोर्शन देखते हैं। G1 फेज देख लिए, S फेज देख लिए हम लोगों ने। S फेज के बाद बेटा आता है G2 फेज। G2 फेज की यदि हम बात करें तो G2 फेज में क्या हो रहा है बेटा? प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस या फिर सेल कंटिन्यू ग्रो करेंगी, मींस M फेज के लिए जब जा रही है तो उसके बाद यहाँ पे G2 फेज, ठीक है? तो इसके बाद फाइनली M फेज आता है
और एम फेज की यदि हम बात करें तो एम फेज में क्या होगा बेटा, एम फेज जो है यहाँ पे एक आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और सेकंड आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की हम बात करें तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। तो देखो हम लोगों ने अभी तक के जो स्टडी किए, हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टू फेज, एक प्रिपरेटरी फेज, दूसरा डिवाइडिंग फेज। प्रिपरेटरी फेज में आता है इंटरफेज, डिवाइडिंग फेज में आता है एम फेज। इंटरफेज में हमने थ्री स्टेज देखे, G1, S, G2। एम फेज में आता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और ये जो न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है कैरियोकाइनेसिस में, इसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसको याद रखने के लिए बेटा जैसे पीएमटी होता है ना, वैसे पीमैट का एक एग्जाम है, ऐसा याद रख लो। तो पीमैट से आपको याद रहेगा, ये ट्रिक है, क्योंकि ये सीक्वेंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको पीमैट क्या होता है ये याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो आज एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक जो जनरल सा सीक्वेंस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन जो है इसमें एक्चुअली ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में क्या होने वाला है, उसके जनरल से इवेंट हम देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा वो सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? देखिए बेटा, तो अभी यहाँ पे सेल रेडी हो चुकी है। सेल को डिवाइड करने के लिए ऑल नेसेसरी जो एंजाइम्स है वो सारी चीजें आ गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज, सबसे पहले हम लोग जो है प्रोफेज देखेंगे, मतलब कैरियोकाइनेसिस देखेंगे। तो प्रोफेज में देखो बेटा, ये सेल है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, और इनसाइड जो प्रेजेंट है वो क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो फर्स्टली यहाँ पे सबसे पहले ये जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज की यदि हम बात करें तो इस प्रोफेज में यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोफेज सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेक होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद क्रोमोसोम बेटा कंडेंस्ड होना स्टार्ट कर देंगे। तो क्रोमोसोम कंडेंस्ड होके कुछ इस तरह से जो है ऐसे हो जाएंगे, समझ गए। क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद फिर आगे चल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगी। डिसअपियर होने के बाद फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वो यहाँ से न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया। जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये भी क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये होता है बेटा प्रोफेज। प्रोफेज में दो स्टेज आती है, एक अर्ली प्रोफेज होता है और एक लेट प्रोफेज होता है। जनरल से सिंपल कंसेप्ट समझ लो, फिर आगे का जो पोर्शन है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज कितना पार्ट समझा। प्रोफेज के बाद आता है बेटा मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट थे जो कंडेंस्ड हो गए, तो मेटाफेज में आने के बाद क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, और क्रोमोसोम जो है बेटा इस तरह से इक्वेटर में एक प्लेट जो होता है इसमें इस तरह से सेंटर में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो ये होता है मेटाफेज। इसी टाइम पे देखो प्रोफेज में क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो है ये, तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हुए थे, सेंट्रियोल्स, सॉरी क्या चीज, सेंट्रियोल्स, अपोजिट पोल पे क्या करेगा बेटा, मूव करता है। अपोजिट पोल पे जब मूव करता है तो इस तरह से एक ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर जो है बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, जिससे ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसे एस्ट्रल फॉर्मेशन कहते हैं, जो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसी टाइम पे क्या होता है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर जो है इस तरह से, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये वाला जो रीजन होता है सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे एक डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं इसे, काइनेटोकोर। तो वहां पे जाके इस तरह से स्पिंडल फाइबर ने इसको पकड़ लिया, समझा। अब यहाँ पे इस तरह से पकड़ा, पकड़ने के बाद ये इसको अपने तरफ खींचेगा, तो ये जो खींचने वाला जो प्रोसेस होता है वो आता है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, तो एनाफेज में यहाँ पे इस तरह से ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, अब जैसे सपोज ये जो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम को अपने तरफ खींच रहा है, तो ये देखो ये काइनेटोकोर रीजन है दोनों भी साइड में,
इस तरह से ये क्या कर रहा है बेटा, अपने तरफ इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है। तो ऑब्वियसली जब किसी चीज को बीच में से खींचेंगे और ये धागा है तो इसको जब खींचेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एज इट इज इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है जो कहां पर आता है, एनाफेज में आता है। समझ में आया बेटा, एनाफेज में क्या हो रहा है। फिर इसके बाद फाइनली लास्ट स्टेज आती है प्रोफेज में। क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम जो है कंडेंस्ड हुए थे तो डीकंडेंस्ड होकर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे वो सेल ऑर्गेनेल्स भी रिटर्न बैक वापस आ जाएंगे। तो ये होता है बेटा टेलोफेज। तो इस तरह से ये 4 स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। समझा बेटा, एक छोटा सा पार्ट। हाँ, ट्यूबुलिन भी बेटा फिर से बता रहा हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, सारा पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, नेट इशू आया था। हाँ, रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। रिकॉर्डिंग की उम्मीद नहीं करना, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग जो है टोटल ब्लर में आएंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो पूछना है अभी पूछ लो, समझा दे रहा हूँ मैं। अच्छा है लेक्चर, ठीक है। नहीं, आपके पास अच्छा है, बट मेरे पास जो रिकॉर्डिंग का आउटपुट जो मुझे मिल रहा है ना, उसमें ब्लर आ रहा है। तो ब्लर आने की वजह से क्या होगा, वो रिकॉर्डिंग ही ब्लर होने वाली है। तो यदि कोई भी रिकॉर्डिंग मांगता है, जो लोग क्लास में नहीं है आज, उसके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा कल्याणी। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, मैं सारा रिवाइज करा दे रहा हूँ, बट एक काम करते, मैंने एक कंसेप्ट बताया ना, फिर से कंसेप्ट रिवाइज करा देता, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोफेज मेटाफेज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कौन से इवेंट में क्या हो रहा है, उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रोफेज बताया। प्रोफेज में सेल का जो ओरिजिनल कंडीशन जो होता है, ये सेल है। इस एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक पार्ट बता रहा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोफेज देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रोफेज। जो मैंने समझाया वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो प्रोफेज में बेटा ये सेल है, इनसाइड द सेल ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के साथ ही साथ बेटा ये यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया था बेटा, याद है क्या, सेल बायोलॉजी में पढ़ाया हूं मैंने आपको। बाकी के यहाँ पे भी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स और ये सारा मटेरियल रहेगा। बेंडा याद आ रहा है आपको। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे प्रोफेज जो है इसके 2 फेज होते हैं। एक तो प्रोफेज का अर्ली प्रोफेज आएगा और एक आता है लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, टूट रही है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कंडेंस्ड होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टूटना स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ क्रोमोसोम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, कंडेंस्ड होना चालू हो गए। तो इसके बाद फाइनली देखो लेट प्रोफेज वाली जब स्टेज आएंगी, उस स्टेज में क्रोमोसोम जो रहेंगे जब कंडेंस्ड हो जाएंगे, तो इस तरह से बेटा क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई, और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गए। समझ गए, ये कहलाएगा प्रोफेज। में एनिमेशन में भी समझाऊंगा आप लोगों को। हाँ, एनाफेज भी रिपीट होगा बेटा, वेट करो, एक एक पार्ट में रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया सभी लोगों को, क्लियर हुआ, किसी को कुछ पूछना है इसमें। ऑल इज क्लियर। हाँ, लेट प्रोफेज भी बता दे रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज बताया बेटा, फर्स्टली यहाँ पे मैंने आप लोगों को कैरियोकाइनेसिस जो बता रहा हूं, जिसमें हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज देखेंगे। प्रोफेज में 2 फेज होता है, अर्ली और लेट। अर्ली में क्रोमोसोम जो है, एक्चुअली देखो ये सेल है इस तरह से है, और अर्ली प्रोफेज मतलब क्रोमोसोम वहां पे एक थ्रेड के समान स्ट्रक्चर दिखाई देगा। समझ गए, इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें अर्ली प्रोफेज में। ठीक है, फिर अर्ली प्रोफेज के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे लेट प्रोफेज जब आती है तो इसी टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना चालू हो गई इस तरह से। फिर यहाँ पे आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है क्या आपको, नहीं, कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है। साथ ही साथ क्रोमोसोम इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, तो ये अब कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो गया बेटा।
सेंट्रोमियर बनेगा और सेंट्रोमियर से इस तरह से 2 आर्म आपको वहां पे दिखाई देंगी। क्रोमोसोम क्या हो गए, कंडेंस्ड हो गए हैं। कंडेंस्ड होने के बाद न्यूक्लियोलस जो है यहाँ से क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। और फाइनली ये हमारा प्रोफेज वाला स्टेज है। तो इस प्रोफेज वाले स्टेज में क्या हुआ, फर्स्टली देखो, अब थोड़ा सा हमारे एनसीईआरटी में जो डेटा है वो भी हम पढ़ लेते हैं पहले। देखो तो यहाँ पे देखिए हम इसके पहले वाला देखते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें 2 स्टेज आ रही है। पहला क्या आएगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन या फिर जो डॉटर क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो रहे हैं। और उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, जो क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। ओके, अब साइटोकाइनेसिस के मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब जो क्रोमोसोम जो है वो कैसे डिवाइड होता है वो हमें देखना है। तो अब देखो, जिन सेल को डिवाइड नहीं होना रहता है, मतलब क्वोशेंट स्टेज कहते हैं, मींस एडल्ट एनिमल जो होता है वहां पे सेल डिवाइड नहीं होती, ठीक है, एंड एग्जिट कर जाती है जीवन फेज को, और वो एंटर करता है इनएक्टिव स्टेज में, जो G0 सेल्स या G0 फेज कहलाता है। तो इस टाइम पे सेल्स जो रहेंगी एक्टिव तो रहेंगी बट डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स, ठीक है। तो ये G0 G1 साथ में आ रहा है, इंटरफेस के टाइप है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्टेज तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की है, ठीक है। ग्रोथ डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है इंटरफेज में, G1S G2 M फेज, और सेल डिवाइड किस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले क्या चीज बेटा, प्रोफेज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन में 2 टाइप आते हैं, एक तो आता है माइटोसिस और दूसरा आता है मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है इसे क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशनल डिवीजन, जो कि सोमेटिक सेल में होता है। मियोसिस जो होता है रिडक्शनल डिवीजन, जो कहां पर होता है, वो होता है हमारे जर्म सेल्स में। तो माइटोसिस जो है और मियोसिस पार्ट 1 दोनों भी सिमिलर है। तो मियोसिस 1 को समझना है तो माइटोसिस अच्छे से समझ लो, मियोसिस आपको मियोसिस 2 समझ में आ जाएगा, मियोसिस 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्टली आता है प्रोफेज, ठीक है। तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये हम लोगों ने देखे, जिसमें फर्स्टली हम लोग जो स्टडी करेंगे अभी क्या चीज, हम देखेंगे प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है, तो प्रोफेज जो स्टेज है जिसमें सबसे पहले तो बेटा क्या चीज, यहाँ पे जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, मींस रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हम यहाँ पे कहेंगे, जिसमें 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है जो कि कंडेंस्ड होंगे और विजिबल होगा। मतलब सेल डिवीजन का यही स्टेज होता है जहां पर क्रोमोसोम जो है आपस मतलब हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होंगे, दिखाई देंगे। मतलब सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज होती है जहां पर हमको क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस स्टेज में जो है क्रोमोसोम जो है विजिबल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में स्पिंडल मतलब असेंबल होते हैं और फॉर्म करता है माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या बताया यहाँ पे, अगेन देख लो। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है उसके 2 क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में कंडेंस्ड हो गए और एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोट्यूबल्स बनेंगे, ठीक है। माइक्रोट्यूबल्स के बनने के बाद पोल्स जो है सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप। देखो ये हमारा जो है प्रोफेज के पहले वाला स्टेज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है, टूट के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हुआ। क्रोमोसोम इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, तो इस तरह से कंडेंस्ड हो गया। 2 क्रोमेटिड यहाँ पे दिख रहे हैं, सेंट्रोमियर्स दिख रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या था बेटा, सेंट्रियोल्स था। इससे इस तरह से स्पिंडल ट्यूबुल का फॉर्मेशन हुआ जिसे एस्ट्रोरेस का फॉर्मेशन कहते हैं। फिर ये इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं और सेंट्रियोल्स मूव करते करते फाइनली अब मूव करना स्टार्ट किए, बट कंप्लीटली नहीं हुए। वो प्रोफेज के बाद का स्टेज जब आएगा तब वहां पे कंप्लीट मूव करेगा, समझा। तो ये होता है प्रोफेज। अभी आपको अच्छे से प्रोफेज क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कहां पर, मेटाफेज पे। कहां पे आएंगे हम लोग अभी, अब आते हैं हम लोग मेटाफेज स्टेज पे। तो मेटाफेज स्टेज जो है बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्रोमोसोम जब कंप्लीटली कंडेंस्ड हो गया है तो यहाँ पे कंप्लीट क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाएगा
और इस तरह से इक्वेटर प्लेट कहते हैं इसे, यहाँ पे आके क्या होगा, अरेंज हो जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, मेटाफेज में ज्यादा कुछ नहीं है, ये इस तरह से यहाँ पे आके क्या हुआ, अरेंज हो गया। इसी के साथ साथ स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर रीजन जो होता है, क्रोमोसोम पे ये जो है ये क्या है, सेंट्रोमियर है, और इसी सेंट्रोमियर पे ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, जो इसको आके इस तरह से इधर से एक क्रोमेटिड को और इधर से एक क्रोमेटिड को आके ऐसा किया उसने पकड़ लिया है। तो ये होता है मेटाफेज में। देखो अभी मेटाफेज में क्या हो रहा है, अगेन स्लाइड पे आ जाओ, समझते हम यहाँ से। तो मेटाफेज स्टेज जो है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्पिंडल फाइबर जो है, क्या चीज, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स, जो कि एक स्मॉल डिस्क के समान एक स्ट्रक्चर है, जो किसके सरफेस, सेंट्रोमियर के सरफेस पे प्रेजेंट है। यहां से स्पिंडल फाइबर आपस में आके क्या हो गए, अरेंज हो गए, अटैच्ड हो गए हैं। अटैच्ड होने के बाद फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या है बेटा, जो क्रोमोसोम जो है आपस में इक्वेटर में, स्पिंडल फाइबर के पकड़ने के लिए एक इक्वेटर में अरेंज होंगे, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्रोमोसोम अरेंज हुआ है ना। अभी देखो पहले क्रोमोसोम क्या थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, बिखरे हुए थे ना कहीं भी। अभी एक लाइन में इस तरह से अरेंज हो गए। तो जब एक लाइन में अरेंज हुए तो इसे क्या कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। समझ में आ गया। तो ये था क्या चीज, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आएगा बेटा, एनाफेज आएगा। एनाफेज जो होती है, शेयर नहीं किया मैंने, हाँ, इसके बाद देखो क्या आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज में क्या होगा, इसको पकड़ के इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। जब ये पकड़ के इस तरह से एक दूसरे के तरफ खींच रहा है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इस तरह से हमारी सेल हो गई, ये स्पिंडल फाइबर थे इस तरह से सेंट्रियोल से लगे हुए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, जो क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से जो दो क्रोमेटिड थे, है ना, तो इसने इसको इधर पकड़ के खींचा तो ये क्रोमेटिड, और दूसरा इसने इसको पकड़ के खींचा तो ये इस तरह से, ये इधर से इसको खींचेगा इस तरह से, ये इसको खींचेगा इस तरह से, तो ये काइनेटोकोर रीजन अपना सेंट्रियोल्स, और ये उसकी जो क्रोमेटिड जो आर्म है ये, तो ये यहाँ पे आके क्या हो गया, ऐसा डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया। क्या डिवाइड हुआ यहाँ पे, क्रोमेटिड जो है ये डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, मेटाफेज में सेंटर में अलाइन हुए थे, काइनेटोकोर रीजन से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हुआ था। ठीक है, अब क्रोमोसोम मेटाफेज में आके कंप्लीटली कंडेंस्ड हुआ है। ठीक है, जो कि एक मेटाफेजिक प्लेट पे इस तरह से अरेंज हुए। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर क्या हुआ बेटा, खींच रहे हैं। जब वो खींच रहे हैं तो इस तरह से क्या होगा, क्रोमेटिड जो है आपस में सेपरेट होंगे। ठीक है, तो दो क्रोमेटिड है यहाँ पे देखो, दो क्रोमेटिड एक साथ जुड़े थे, यहाँ पे अलग अलग हो गए। तो इस तरह से देखो क्रोमेटिड जो है, अब ह्यूमन सेल की हम बात करें तो कितने होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाते हैं। तो 46 क्रोमोसोम जब यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, तो क्योंकि देखो सेंट्रोमियर्स भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 46 का डबल कर लो, इतने क्रोमोसोम जो है बेटा एनाफेज स्टेज में आके देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही एक ऐसी जगह है जहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोम जो है 46 मींस कितने, 92 क्रोमोसोम जो है हम लोगों को एनाफेज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि डबल हो रहा है। क्योंकि क्रोमेटिड के मतलब सेंट्रोमियर जितने रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम को काउंट करते हैं। अभी तक के क्या हुआ, एक ही सेंट्रोमियर था और उससे ऐसे अलग भी थे तो हम उसको एक कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, समझा। ट्यूबिलिन वाला बताना है, ट्यूबिलिन वाला क्या बताना है बेटा, देखो ये जो सेंट्रियोल्स जो था ना, इससे इस तरह से ट्यूबिलिन प्रोटीन बना, फिर ये अपोजिट पोल पे मूव किया, मूव करने के बाद ये जो क्रोमोसोम जो था यहाँ पर, मूव करने के बाद अब क्या होगा, ये इस तरह से प्रोटीन बन रहे थे ना, वही ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से काइनेटोकोर रीजन से क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे। फिर वो जो क्रोमेटिड है उसको क्या करेंगे, दोनों को तोड़ के सेपरेट कर देंगे। ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, देखो। ठीक है, और इधर से जो है, कहाँ गया थ्रेड है के मेरे पास, ये यूज करता हूँ। ये इसने आके इसको ऐसा पकड़ लिया, पकड़ के इसको अपने तरफ खींच रहा है। तो ऐसा ये खींचा, दिखाई दे रहा है ना ये वायर, तो ये इधर खींच रहा है एज इट इज, उधर। स्लाइड नंबर 16 एक बार शो करना है। ठीक है बेटा, शो कर दे रहा हूँ।
ये देखो बेटा रिद्धि, देखो कुछ पूछना है क्या? साहिल 60 नंबर का स्लाइड देख लो, बता दिया। ओके आगे बढ़े। को एनाफेज बताया। सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्प्लिट हो गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रियोल से ट्यूबुलिन प्रोटीन बना या ट्यूबुलिन प्रोटीन से सेंट्रियोल बना? बेटा सेंट्रियोल ऑलरेडी पहले से ही है वहां पे प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स पे प्रोटीन अटैच होकर ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म हुआ जो स्पिंडल फाइबर बना रहा है। सेंट्रियोल ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले। देखो अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, क्रोमेटिड क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा। क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद बेटा अब क्रोमेटिड जो रहेंगे अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पिंडल जो है बेटा शॉर्टनिंग हो रहा है यहाँ पर। स्पिंडल फाइबर के शॉर्टनिंग होने की वजह से क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे मूव किए हैं। अब आता है टीलोफेज, ठीक है। जिसे नहीं समझेगा लास्ट में मैं फिर से रिवाइज करूंगा। तो इसके बाद एनाफेज हो गया। एनाफेज के बाद अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेज होती है, कहलाती है टीलोफेज। अब टीलोफेज जो है यहाँ पे क्या होगा, तो टीलोफेज में देखो जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज, यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। तो स्पिंडल फाइबर सारे गायब हो गए। गायब होने के बाद ये आपस में क्रोमोसोम जो है जैसे ओरिजिनली थे पहले इस तरह से बन गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स जब डिसअपियर हुए थे वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे क्या होंगे, वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है फिर से क्या होगा बेटा, डीकंडेंस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से क्रोमोसोम जो है जो कि कंडेंस्ड हुआ था, तो अब क्रोमोसोम क्या होगा, डीकंडेंस्ड हो जाएगा। देखो अगेन स्लाइड में देखते हैं, टीलोफेज जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या हो रहा है बेटा, क्रोमोसोम क्लस्टर्स अपोजिट पोल पे गए पहले क्रोमोसोम। न्यूक्लियर एनवलप जो है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम के चारों तरफ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप के बाद फिर क्या होगा बेटा, नेक्स्ट जैसे न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे वो क्या होंगे बेटा, रीअपियर हो जाएंगे यहाँ पर। और फाइनली टीलोफेज कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा अभी आगे, अब देखो सेल कहां कौन से स्टेज तक के पहुंच गई है। सेल इस तरह से दो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एनिमल में अलग होता है और साथ ही साथ प्लांट में अलग होता है, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो इससे ये ऐसे अंदर जाती है बेटा सेल, ये ऐसा जुड़ जाता है और यहां से टूट जाता है, ये ऐसे, तो ये अंदर की तरफ घुस रही बेटा। तो अंदर जब जा रही है तो इसको सेल फरो मेथड कहते हैं। गड्ढा कर रही है मतलब गड्ढा हो रहा ना, तो ये कहलाता है सेल फरो। तो इस तरह से बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ऐसा 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इसे को सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल सेंटर पे जा रहा है, ऐसे याद रखो, सेंटर पर जा रहा है। तो एनिमल में सेल फरो मेथड होता है। प्लांट में क्या होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, अंदर साइड नहीं जा सकती ना, क्योंकि प्लांट के सेल वॉल होती है जो कि हार्ड है और इस तरह से यहाँ पे ये सेल डिवाइड हुई है, आउटर सेल वॉल है। तो यहाँ पे बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे फैगमोप्लास्ट कहते हैं, जो गोल्जी बॉडी बनाता है। क्या कहते हैं इसे, फैगमोप्लास्ट। तो फैगमोप्लास्ट से ये इधर आगे बढ़ेगा, ये इधर आगे बढ़ेगा, इस तरह से करके ये सेल प्लेट बना लेता है और फिर सेल यहां से इस तरह से क्या होंगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इसे कहते हैं सेल प्लेट मेथड। यहां से बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होता है। तो एनिमल में क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल, और प्लांट में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इस तरह से बेटा सेल जो है वो डिवाइड होती है। तो देखो अगेन साइटोकाइनेसिस जो होता है कैसे हो रहा है। तो साइटोकाइनेसिस की यदि हम बात करें
तो ये डायग्राम में थोड़ी देर के बाद फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देखो, साइटोकाइनेसिस मींस प्रोटोप्लाज्मिक का डिवीजन, जिसमें 2 डॉटर सेल्स कैरियोकाइनेसिस के बाद फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो एनिमल में जो है बेटा फरो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उस पर डिपेंड करता है, तो ये सेंटर की तरफ ज्वाइन हो रही है। ओके, क्या चीज सेंटर की तरफ ज्वाइन हो रही है, तो सेल डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये किस में होगा, ये होगा एनिमल में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यदि हम देखें तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, सेल वॉल जो है मतलब सेल प्लेट फॉर्म होता है, जो आगे चल के मिडल लेमिला बनाती है बेटा, मिडल लेमिला फॉर्म करती है आगे चल के। तो इस तरह से प्लांट में साइटोकाइनेसिस होता है। तो 2 एडजेसेंट सेल्स जो है बेटा, मतलब जब कैरियोकाइनेसिस हुआ, ठीक है, तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो कभी कभी देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है, जैसा सिनसाइटियम कहते हैं। जैसे एक सेल है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, तो एक ही सेल है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई, इसे सिनसाइटियम कहते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने लोकोमोशन जब पढ़े थे तब वहां पे सिनोसाइटिक पढ़े थे, याद है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चीज, ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ये कहलाती है सिनसाइटियम। टीलोफेज वाली स्लाइड देखना है बेटा, बता दे रहा हूं, वेट। ओके, जस्ट वेट। कई लोग गायब हो गए क्लास से, कहां चले गए, बोर हो गए क्लास आज। चलो एक बार जो भी देखे इस डायग्राम से एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। देखिए बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेज देखे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, सेंट्रोमियर्स यहाँ पे बन रहे हैं, क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो रहा है, न्यूक्लियोलस यहाँ प्रेजेंट था जो डिसअपियर हो रहा है। ये सारा प्रोसेस प्रोफेज में हुआ। मेटाफेज में देखो, जो सेंट्रियोल से अपोजिट पोल पे यहीं से जाना चालू हो गए थे, जो कि यहाँ पे अपोजिट पोल पे चले गए, स्पिंडल फाइबर बने, क्रोमोसोम जो है आपस में इक्वेटर में अरेंज हो गए। ठीक है, फिर एनाफेज में क्या हुआ बेटा, स्पिंडल फाइबर ने क्रोमेटिड को तोड़ दिया, दोनों अलग अलग आ गए। टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड हो गया है और न्यूक्लियर डिवीजन हो गया फाइनली। और इसके बाद फिर क्या होगा, सेल डिवाइड होंगी, मतलब सेल फरो या सेल प्लेट मेथड के थ्रू सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। किसी को टीलोफेज वाला जो डायग्राम है स्टेज जो है वो देखना था, ये है बेटा टीलोफेज। देख लो, कुछ पूछना है कि इसमें। बेटा चैप्टर का वेटेज इक्वल नहीं है, इस बार 6 क्वेश्चंस आ गए चैप्टर से। उम्मीद नहीं थी बट आ गए, 2 क्वेश्चन आते थे जनरल, इस बार डायरेक्ट 6 आ गए। तो अगले नेक्स्ट ईयर बेटा कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वेटेज का कुछ भी नहीं बचा है अभी। यदि आपको लग रहा है कि इसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं और वही गड़बड़ कर देगा, इसलिए कोई भी चैप्टर को कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि इस चैप्टर का वेटेज नहीं है या कुछ भी नहीं है, हर चीज अच्छे से पढ़ो। ओके, फाइनली जो माइटोसिस है बेटा, इसके सिग्निफिकेंस हम देखें तो जो भी सेल्स है उसका ग्रोथ होना है। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है, क्रोमोसोम के नंबर भी इसमें मेंटेन होते हैं, रीजनरेशन यहाँ पे होता है, रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लोअर प्लांट इंसेक्ट की हम बात करें तो उसमें माइटोसिस की हेल्प से ही होता है। कुछ इंसेक्ट आते हैं इसमें, सारे नहीं आते हैं। और जो भी वुंड हीलिंग में या टिश्यू का जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स है उसमें माइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है बेटा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में वो भी माइटोसिस की हेल्प से ही होता है। तो ये था माइटोसिस जो आज हमने देखे। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया ना सभी लोगों को? फिर से बताना है साइली। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल माइटोसिस जो है उसके हम लोग फीचर्स देख रहे हैं। जैसे जितने भी बेटा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या लोअर प्लांट है उसमें सेल डिवाइड जो हो रही है तो उसमें मियोसिस नहीं होता, उसमें क्या होगा बेटा, माइटोसिस होता है। हमारे टिश्यू में कट जाता है ना, कोई डैमेज हो जाता है, तो वुंड हीलिंग और रिपेयरिंग का मैकेनिज्म बेटा वहां पे माइटोसिस ही होती है, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है। प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस की हेल्प से ही होता है। 24 स्लाइड शो करना है, ये बेटा 24 स्लाइड।
देखिए इसमें क्या है बेटा, जो वॉल्यूम या सेल का सरफेस है या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है माइटोसिस के हेल्प से मेंटेन रहेगा। क्रोमोसोम के नंबर जो है बेटा मेंटेन रहते हैं। सेल की ग्रोथ जो है वो माइटोसिस से होता है। सेंट्रीपिटल मतलब एनिमल में जो सेल फरो मेथड होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा रही है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ मूव कर रही है, देन सेल डिवाइड होती है, तो सेंट्रीपिटल कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेल प्लेट से आउटसाइड की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया? चलो तो फाइनली आज का जो लेक्चर है वो हम एंड करते हैं। आगे का पोर्शन मींस मियोसिस हम कल देखेंगे, ठीक है। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स बेटा जो टेस्ट में आने वाले हैं उसके क्वेश्चंस भी मैं कल के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ह्यूमन सेल्स बेटा 1 घंटे में नहीं। हाँ, माइटोसिस देखिए ह्यूमंस में सेल डिवीजन कंप्लीटली जो है 24 आवर्स का होता है बेटा। 1 आवर्स में एम फेज होता है। हाँ, एम फेज मीन्स माइटोसिस 1 घंटे में। इंटरफेज जो है वो 23 आवर्स का है। ओके, 46 से 23 बनना चाहिए बेटा। क्रोमेटिड डिवाइड हो गए ना वहां पर, क्रोमेटिड डिवाइड हो गए तो सेंट्रोमियर्स जो है उसको हम काउंट कर रहे हैं, फिर वो बाद में जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिड हम देख रहे हैं, क्रोमेटिड के बेसिस पे क्रोमोसोम है। डिसअपियर हो जाते हैं बेटा प्रोफेज के एंड में, सारे जो सेल ऑर्गेनेल से वो डिसअपियर होंगे, मतलब वहां पे जितना प्रोटोप्लाज्म है ना उसको खा जाता है समझ लो, और वो यूटिलाइज हो जाते हैं दूसरे फॉर्म में। हाँ बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड सेम रहेंगे, क्रोमेटिड 92 रहेंगे। क्रोमेटिड को क्रोमोसोम ही कह रहे हैं बेटा, क्योंकि क्रोमेटिड जो रहते हैं वो एक सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं दोनों भी क्रोमेटिड, बट वो एनाफेज में क्या हो रहे हैं, वो डिवाइड हो जा रहे हैं, तो डिवाइड होने पे वो नंबर डबल हो जाते हैं, फिर टीलोफेज में फिर से वापस से अपने ओरिजिनल इसमें आ जाते हैं। इसके कुछ एनिमेशंस देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार बोर्ड पे समझाओ, कौन सा पार्ट बेटा वैष्णवी बोर्ड पे समझना है, बोलो। फोर्टी 46 टू 92 वाला, 92 वाला, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल है बेटा। सबसे पहले यदि हम देखें तो ये एक हमारी सेल है, ठीक है। एक मिनट पहले मेरे यहाँ पे स्क्रीन को हटाने दो यहाँ से। हाँ देखो, ये हमारा एक सेल है, इस सेल में ये क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने होंगे, ये हमारा सेल, उसका ये न्यूक्लियस, इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम रहेंगे, समझे। जो कि इस तरह से यदि पेयर में देखें तो 23 रहेंगे, पेयर हम देखें तो अब ये जो क्रोमोसोम है सबसे पहले मेटाफेज में आने पर क्या हुआ बेटा, ये क्रोमोसोम इस तरह से, पहले तो प्रोफेज में कंडेंस्ड हो गए, ये एक्चुअली ऐसे दिखते नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये इस तरह से रहेंगे, फिर यही चीज मेटाफेज में आपस में इस तरह से अरेंज हो गए। तो देखो ये एक सेंट्रोमियर है, इसमें इस तरह से बेटा 2 क्रोमेटिड रहते हैं ऐसे। क्यों 2 क्रोमेटिड हुए, क्योंकि देखो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है ना, तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो ये क्रोमोसोम था, इसमें इस तरह से डीएनए था, डीएनए जब रेप्लिकेट हुआ है तो इस तरह से 2 क्रोमेटिड एक में आ गए, फिर ऐसे ही हर इसमें आएंगे,
समझ रहे हो? फिर ये एम फेज में इस तरह से आके ऐसे स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो गए। अटैच्ड होने के बाद ये टूट गया। ऐसा टूटने के बाद क्या हुआ बेटा, ये आपस में एक एक क्रोमेटिड जो इधर शेप अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये ऐसे स्पिंडल फाइबर आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये देखो, ये जैसे जितने 46 थे टूट गए तो डबल हो गया ना स्प्लिटिंग। तो अब बताओ 46 का डबल होगा कि नहीं? समझा बेटा वैष्णवी? हाँ, ये डॉटर सेल्स बनाएगा ना आगे चल के, डॉटर क्रोमोसोम कहलाएंगे ये। ऐसा बनता है। ओके, और कुछ पूछना किसी को? बेटा डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन वाला लॉजिक पता नहीं है मुझे सुजल। देख के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। नो डाउट। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बाद का। मियोसिस पढ़िए, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा कल, और कल कुछ और कंसेप्ट हम देखेंगे और बाकी का रिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है बेटा? चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो बाय बाय। कुछ एनिमेशन है कल के लेक्चर्स में, और भी एनिमेशन की हेल्प से बहुत सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय। ओके बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।